साल 1996 में एक आदमी एक बच्ची के साथ गलत काम करता है और गलत काम करने के बाद उस बच्ची की हत्या कर देता है। अब ये मामला जब पुलिस को पता चलता है तो पुलिस उस आदमी को गिरफ्तार करती है और मामले को कोर्ट में लेके जाती है। अब कोर्ट में ले जाने के बाद कोर्ट उस आदमी को 30 साल की सज़ा दे देता है। 30 साल तक उसे जेल भेज दे देता है। लेकिन उस आदमी के अच्छे चाल चलन की वजह से 2-3 सालों में ही, लगभग 5 सालों में, इस आदमी को जेल से बाहर भेज दिया जाता है। अब जेल से बाहर आने के बाद कायदे से उस आदमी को अच्छे जीवन की शुरुआत करनी चाहिए थी, अच्छे तरीके से रहना चाहिए था, समाज में, सोसाइटी में एक नए तरीके से अपने जीवन को शुरू करना था। लेकिन जेल से आने के बाद उस आदमी ने कुछ ऐसा किया, उस आदमी ने कुछ ऐसी हरकत की, कुछ ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जिस वजह से आज भी उस आदमी के नाम से उस इलाके में, उस पूरे आसपास के एरिया में उस आदमी के नाम से आज भी एक दहशत है। क्योंकि उस आदमी ने लगभग 23 से ज़्यादा बच्चे बच्चियों की ज़िंदगी खराब करके उनकी जान ले ली थी। और कई घर थे, कई जगह ऐसी थी जहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक उस आदमी की वजह से कुछ लोग पहरे पे बैठे रहते थे कि कहीं वो आदमी आ न जाए। तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। आज मैं जिस कहानी के साथ, जिस सच्ची घटना के साथ हाजिर हुआ, इस कहानी को सुनाने का सबसे मेन मोटिव, मेन उद्देश्य ये है कि इस कहानी में आपको पुलिस की इतनी कमियां, इतनी गलतियां नजर आएंगी और ऐसी सी चीज़ें, ऐसी सी बातें आपको आगे कहानी में पता चलेंगी कि शायद आपको भी अपने दांतों तले उंगली दबाने के लिए मैं मजबूर कर सकता हूँ कि ऐसी सी बातें, ऐसी सी चीज़ें जब मैं जांच कर रहा था, इस कहानी के बारे में रिसर्च कर रहा था, पता कर रहा था, तो कई चीज़ें ऐसी आई जो अपने आप में मेरे भी सर को चकराने लगी थी। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। लेकिन कहानी शुरू करूँ उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध, छोटा सा निवेदन कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे वीडियो पे नए हैं, तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि जब आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, एक कमेंट करते हैं, तो आप अपने तरीके से, अपनी तरफ से मुझे एक गिलास ग्लूकोज दे देते हैं कल की मेहनत के लिए, कल और अच्छे अच्छे वीडियोस लाने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक कमेंट मेरे नाम पे जरूर कर दीजिएगा। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1960 में, जब एक दरबारा सिंह नाम के आदमी का जन्म होता है। अब जन्म एक साधारण परिवार में होता है और जैसे कल की कहानी भी मैंने बताया कि 1960-1970 में हमारे देश में शिक्षा और ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा थी नहीं, तो दरबारा की भी जो शिक्षा थी वो ज़्यादा हो नहीं पाती। अब हमारे देश के जो गांव होते हैं, गांव के लोग के दो ही ड्रीम होते हैं, गांव के खासकर लड़कों के। या तो वो पढ़ लिख के कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, या तो फिर वो फौज में या फिर सेना में जाना चाहते हैं, जैसे कल भी मैंने आपको बताया। तो ठीक इसी क्रम में जो दरबारा था ये भी सेना की तैयारी करने लग जाता है। अब तैयारी के दौरान इसकी कटकाठी, ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी थी, तो इसका सिलेक्शन इंडियन एयरफोर्स में हो जाता है और एयरफोर्स में अच्छी खासी पोस्ट, अच्छा खासा रुतबा इसे मिल जाता है। अब अच्छी खासी पोस्ट मिलने के बाद गांव में, समाज में सारी जगह इसकी इज्जत, सारी जगह इसका नाम, इसका रुतबा था कि एयरफोर्स में है, फोर्स में है। ये सारी बातें उस टाइम गांव में होती थी। तो इस वजह से दरबारा का जो रुतबा था, जो कदकाठी थी, गांव में बहुत सम्मानित थी। लेकिन साल 1975 में इसके एक सीनियर अफसर मेजर BK शर्मा, इनसे इसका झगड़ा हो जाता है। किसी बात पे कहासुनी हो जाती है, कहासुनी धीरे धीरे झगड़े में बदल जाती है और झगड़े में बदलने के बाद इस आदमी को, दरबारा को, इतना ज़्यादा गुस्सा आता है। आमतौर पे फौज में सीनियर के द्वारा डांट खाना, गाली खाना, ये बड़ी आम सी बात है। लेकिन जब इसे इसका सीनियर BK शर्मा डांट देते हैं तो इससे ये सारी चीज़ बर्दाश्त नहीं होती और फिर इसके दिमाग में बदला लेने की एक फितरत, एक फितूर चढ़ जाता है कि कैसे करके मैं मेजर साहब से बदला लूँ और उन्हें अब ठिकाने लगा दूँ। इस वजह से ये फिराक में जुट जाता है और फिराक में जुटने के बाद एक दिन ये, इसे जब मौका मिलता है तो ये अपने मेजर के घर पे, BK शर्मा के घर पे हैंड ग्रेनेड फेंक देता है, यानी कि बम फेंक देता है। अब बम फेंकने के बाद अब मेजर साहब की किस्मत अच्छी कि मेजर साहब घर पे थे नहीं। अब घर पे उनकी वाइफ और उनका एक 13-14 साल का बेटा। तो जब बम फेंकता है तो इस बम फेंकने की वजह से उनकी वाइफ और उनका बेटा बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं। उनके बेटे के हाथ में तो एक हाथ में काफ़ी ज़्यादा चोट भी आई थी। तो इस वजह से जब ये मामला बाहर जाता है तो इसे आसपास के जो और गार्ड्स थे, जो सारे लोग थे, जो और ऑफिसर थे, इसको पकड़ते हैं। पकड़ के कोर्ट में लेके जाते हैं, जो एयरफोर्स का कोर्ट था उसमें ले जाते हैं। अब चूंकि उनका मैटर इंटरनल था और कोई सुराग, कोई सबूत मिल नहीं रहा था कि इसने ही बम फेंका है, कोई ऐसी चीज़ें मिल नहीं रही थी, तो इसे वहाँ से, उस जॉब से निकाल दिया जाता है और निकाल के
बाइज्जत तो नहीं कहूँगा, चूँकि जॉब से निकाला गया, उसे इसे छोड़ के घर भेज दिया जाता है। अब जब ये घर आता है, और ये बात आप भी जाने कि अगर किसी को सेना से निकाला गया हो तो उसकी क्या इज्जत, क्या इमेज रह जाएगी। तो जब इसे सेना से निकाल दिया जाता है, इसे वापस भेज दिया जाता है। इसे भेजने के बाद जब ये गांव में आता है, अपने पास आसपास के इलाकों में आता है, अमृतसर इसका गांव था, वहाँ आता है, तो आने के बाद इसकी इज्जत की जगह अब इसकी बेइज्जती होने लगती थी। लोग इसे बार बार टॉन्ट करके पूछते कि क्या हुआ, तुम सेना से क्यों निकाले गए, ऐसा कौन सी बात थी, कौन सा ऐसा तुमने वाक्या किया, कौन सी हरकत की। इस वजह से इसके गांव में इसका और इसके परिवार का एक तरह से रहना दूभर हो गया। अब ये सारी चीज़ें जब पता चलती है, आए दिन सबसे लड़ाई करता, झगड़ा करता, तो इसकी जो वाइफ थी, इसके 3 बेटे थे, उन्होंने भी इसका साथ छोड़ दिया और इससे अलग रहने का फैसला कर लिया। क्योंकि ये आए दिन किसी किसी से झगड़ा करता, अगर कोई इसे कुछ कह देता तो उससे लड़ाई कर लेता। इस वजह से इसकी वाइफ ने, इसके बेटे ने इसका साथ छोड़ दिया। अब जब साथ छोड़ दिया तो इसके पास जब कुछ समझ में नहीं आता, कोई चारा नहीं बचता, तो वहाँ से ये चला जाता है कपूरथला, और कपूरथला में एक फैक्ट्री में काम करने लगता है। 1975 से निकाला गया, लगभग 20 साल तक ये कपूरथला में काम करता है एज ए वर्कर एक फैक्ट्री में। अब काम करने के बाद साल 1996 में इसका जो दिमाग था, इसका जो असली रंग था, वो धीरे धीरे निकल के बाहर आने वाला था। क्योंकि 1996 में जब सारे वर्कर काम करने जाते हैं और ये किसी काम से, किसी कारण वो शायद इसकी तबीयत खराब थी, इस वजह से ये जिस दिन काम पे नहीं जाता है तो देखता है कि एक लड़की लगभग 10-12 साल की उम्र थी, वो लड़की वहीं खेल रही थी। अब उस लड़की को देखने के बाद इसके अंदर का जो दरिंदा था, जो छुपा हुआ दरिंदा इसके अंदर था, वो उस दिन बाहर आता है और ये उस लड़की को अपने कब्जे में लेता है। कब्जे में लेने के बाद उसके साथ गलत काम करता है, और गलत काम करने के बाद जो लड़की काफ़ी चीख पुकार करती है, उसे लगता है कि मैं फंस जाऊंगा, तो उस लड़की का ये गला काट देता है। अब गला काट के चुपचाप से आके बैठ जाता है। अब उस लड़की के माँ बाप आते हैं, इसको अपनी बच्ची को खोजते हैं, बच्ची को नहीं पाते हैं, जाके भाग के थाने जाते हैं, थाने में FIR करते हैं, कंप्लेन करते हैं, मिसिंग रिपोर्ट लिखाते हैं। और चूँकि वो जो मजदूर थे वो प्रवासी थे, उत्तर प्रदेश और बिहार से आए थे, इस वजह से पुलिस भी इस मामले को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेती। उसके बाद ये इसके दिमाग में एक चीज़ आ गई थी कि अब मैं ऐसे मजदूरों के साथ अगर गलत काम करूँगा तो गलत काम करने के बाद, चूँकि गरीब लोग हैं, इनके मामले को सीरियस नहीं लिया जाएगा, तो मैं बचा रहूँगा। इसके बाद ये 2 ऐसे और मामलों को अंजाम देता है, 2 और बच्चियों की ज़िंदगी खराब करता है, उनके साथ गलत काम करता है, उसके बाद उनकी हत्या कर देता है। उसके बाद उन दोनों बच्चियों के भी माँ बाप भाग के पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करते हैं। तो जब पुलिस वाले देखते हैं कि 1 साल के अंदर, 6-7 महीने के अंदर लगभग 3 ऐसे मामले हो चुके हैं, तो पुलिस वाले भी इस मामले में संज्ञान लेते हैं, इस मामले में हरकत में आते हैं, उनके हाथ पांव हिलते हैं, और हाथ पांव हिलने के बाद इस मामले की जब जांच पड़ताल करते हैं, छानबीन करते हैं, तो जो पुलिस की शक की सुई थी वो दरबारा सिंह पे आके अटकती है। अब इसे जब पुलिस पकड़ती है, इसे उठाती है, थाने में ले जाके अपने तरीके से पूछताछ करती है, तो ये तीनों मामलों को कबूलता है और एक्सेप्ट करता है, कहता है कि हाँ, ये तीनों मामले मैंने ही अंजाम दिए। अब पुलिस वाले, उनके सामने एक ऐसा आदमी बैठा था जो 3 बच्चियों का रेप कर चुका था। अब पुलिस वाले इस मामले को फ़ौरन सीरियस लेते हैं, लेके इस आदमी के खिलाफ सारे सबूत को जुटाते हैं और लेके कोर्ट का रुख करते हैं, कोर्ट जाते हैं। अब कोर्ट भी जब सारे मामले को सुनती है, सारी चीज़ें सुनती हैं, तो इसे 30 साल की कैद की सज़ा दे देती है। अब आमतौर पर ये भी अपने आप में बेहद चौंकाने वाला था कि अगर कोई आदमी 3 बच्चियों का रेप, 3 बच्चियों का मर्डर कर चुका है, तो उसे 30 साल की सज़ा बहुत कम सज़ा थी उस समय। ऐसे मामलों में फांसी या उम्र कैद होती थी, लेकिन किसी कारणवश जो कोर्ट थी उसे 30 साल की सज़ा देती है। अब ये 1997 में जेल चला जाता है 30 सालों के लिए। लेकिन जेल में रहने के दौरान जब ये जेल में रहता है तो इसका चाल चलन, इसका चरित्र इतना अच्छा होता है, और जेल अगर कानून की भाषा में जेल को समझें तो जेल को सुधार गृह कहा जाता है, यानी बंदी सुधार गृह, जहाँ पे जो कैदी हैं, जो बंद हैं, उनका सुधार हो, उनके चरित्र को अच्छा किया जाए। अगर उनका चरित्र अच्छा होता है, उनका चरित्र सुधर जाता है, तो सज़ा से पहले भी उन्हें छोड़ा जाता है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए ये 2003 में मर्सी पिटीशन, यानी कि दया याचिका दायर कर देता है कि जल्द से मेरा जो चरित्र है जेल में आने के बाद सुधर गया है, इसलिए मुझे अब जेल में ज़्यादा दिन ना रखा जाए और छोड़ दिया जाए। अब पूरे पंजाब के, पूरे अमृतसर की ये खराब किस्मत कहें या फिर इस दरिंदे की अच्छी किस्मत
और पंजाब भी कहना गलत होगा, पूरे देश का खराब किस्मत, पूरे देश की बदकिस्मती कहें कि जो कोर्ट थी वो इसके दया याचिका को, इसके मर्सी पिटिशन को मान लेती है और इसे 3 दिसंबर 2003 को छोड़ देती है। अब जब ये जेल से बाहर आता है, कई सालों बाद, लगभग 6-7 सालों बाद जेल से बाहर आता है, तो बाहर आने के बाद इसकी जो दुनिया थी एकदम बदली हुई लग रही थी। न इससे कोई बात करना चाह रहा था, न इससे कोई मिलना चाह रहा था। और जाहिर सी बात है, कोई आदमी जो 3-3 लड़कियों का रेप किया हो, 3-3 बच्चियों की ज़िंदगी खराब की हो, उनकी जान ले ली हो, ऐसे आदमी से कौन बोलना चाहेगा, कौन बात करना चाहेगा। जब इसके साथ कोई बात नहीं करता, कोई बोलता नहीं, तो इसे लगता है कि जो प्रवासी मजदूर आए थे उन्हीं की बच्ची के साथ मैंने गलत काम किया, इसी वजह से मेरी इज्जत, मेरी ज़िंदगी खराब हो गई। यानी जो गलती है वो मेरी नहीं, उन प्रवासी मजदूरों की, उनकी बच्ची की है। अब इसकी मानसिक हालत का आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना बड़ा जालिम था कि अपनी गलती में भी किसी दूसरे की गलती खोज रहा था। अब जब ये सारी चीज़ें ये सोचता है और इसके दिमाग में सारी चीज़ें आती हैं, तो ये अब बदला लेने के लिए, उन लोगों से एक तरह से रिवेंज लेने के लिए कि कैसे अब उन सबको नीचा दिखाया जाए, उनसे बदला कैसे लिया जाए, और खासकर उस पूरे समुदाय से जो प्रवासी आए थे, जो बाहर से मजदूरी करने आए थे, उन सबसे अब कैसे बदला लिया जाए। इस वजह से ये 2003 से, दिसंबर में बाहर आने के बाद 2003 से ये सोचने लगता है, तरह तरह के दिमाग लगाता, तरह तरह के आइडियाज़ निकालता है, और लास्ट में इसके दिमाग में आता है कि अब मैं जितने प्रवासी मजदूर हैं उन सभी की बच्चियों के साथ, उन सभी की बेटियों के साथ गलत काम करूँगा। अब इसी क्रम में ये प्लान बनाता है, और प्लान बनाने के बाद एक साइकिल खरीदता है, एक थैला लेता है, और थैले में चॉकलेट, समोसा, उसके बाद गन्ने का जूस और ट्रॉफी, ये सारी चीज़ें लेता और लेके अपने शिकार पे निकल जाता है। उसके बाद ये 2003 बीतता है, ये सारे प्लान में, ये सारी खरीदारी में, सारी चीज़ें अरेंज करने में 2003 बीतता है और 2004 आ जाता है। अब 2004 आने के बाद 18 अप्रैल को इसका पहला शिकार होने वाला था। 18 अप्रैल को ये अपनी साइकिल पे, अपने थैले में चॉकलेट, टॉफ़ी और ऐसे गन्ने के जूस, ये सारी चीज़ें लेके निकलता है। और प्रवासी मजदूर बेचारे, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि अपनी बच्चियों को, अपने बेटों को, अपने घर के चिराग को ये सारी चीज़ें खिला सकें। इस वजह से इस चीज़ का ये फ़ायदा उठाते हैं, सारी चीज़ें निकलता है। और 18 अप्रैल 2004 को लगभग 11 बजे, ये टाइमिंग भी ऐसी चुनता है क्योंकि इसे पता था कि 10 से 12 बजे के बीच में जो घर के लोग हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वो ड्यूटी पे जाएंगे और जॉब पे जाएंगे। इसलिए ये 10 से 11 और 12 के बीच में ही निकलता। और 11 बजे जब ये 18 तारीख को निकलता है तो देखता है कि दीक्षा और आशा नाम की 2 लड़कियां, एक की उम्र मात्र 13 साल और दूसरी की उम्र मात्र 10 साल, ये दोनों लड़कियां खेल रही हैं। तो ये उनके पास जाता और कहता है कि ये सब तुम लोग क्या खेल रही हो, तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बैडमिंटन और चिड़िया दूंगा। और बेचारे गरीब घर के बच्चे, उन्हें लगता है कि अंकल कितने अच्छे हैं, और ऐसी चीज़ें जो हमने कभी देखी नहीं, जो चीज़ें हमने कभी टीवी वगैरह में देखी हैं, वो सारी चीज़ें ये अंकल हमें देंगे। इस वजह से ये दोनों बच्चियाँ इस दरिंदे के साथ, दरबारा सिंह के साथ चल पड़ती हैं। अब ये उन बच्चियों को एक सुनसान जगह लेके जाता है और लेके सबसे पहले दीक्षा को झाड़ियों के पीछे लेके जाता है, उसके साथ गलत काम करने लगता है। अब जब दीक्षा के साथ वो गलत काम करता है और दीक्षा चीख पुकार मचाती है, तो आशा ये नज़ारा, ये मंजर जब देखती है तो आशा वहाँ से डर के भाग जाती है। उसके बाद ये दीक्षा के साथ गलत काम करता है, गलत काम करके उसको मार देता है, और मारने के बाद उसकी बॉडी को फेंक देता है। अब आशा भाग चुकी है। अब मजदूर बेचारे घर आते हैं, घर पे आने के बाद अपनी बच्चियों को देखते हैं, उन्हें लगता है कि कहीं कुछ दूर गई होंगी। फिर खोजते हैं, जब पता नहीं चलता तो ये जाके पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करते हैं, मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करते हैं। अब 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 3 दिन बीतता है, और लगभग 1 हफ्ते बाद जो आशा थी एक दूसरे ज़िले में एक मलिकांत नाम के आदमी को मिलती है। अब मलिकांत बेचारा बड़ा अच्छा आदमी था। जब आशा को देखता है, आशा के हाव भाव एकदम घबराए हुए, तो उससे पूछता है कि कौन हो, तो कुछ बता नहीं पाते। इसलिए वजह से जो मलिकांत था आशा को अपने यहाँ के थाने में ले जाके सुपुर्द कर देता है पुलिस वालों के। अब इधर आशा और दीक्षा की जो फोटोज़ थी वो भी वायरल हो जाती हैं। घर वाले बेचारे जब एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं तो पुलिस वाले भी हरकत में आते हैं और इसकी तस्वीर को, ये सारी चीज़ों को आसपास के थानों में भेज देते हैं। तो वहीं से एक फ़ोटो जिस थाने के हवाले ये की गई थी उस थाने में भी आती है। तो थाने वाले फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके कहते हैं कि ये लड़की, उसमें से एक लड़की
जिसका नाम आशा है, वो हमारे पास है। अब जालंधर की पुलिस भाग के उस थाने में जाती है और जाने के बाद उस बच्ची को लेके आती है अपने पास और उससे दीक्षा के बारे में पूछती है। तो जब दीक्षा के बारे में पूछती है तो आशा बेहद घबरा जाती है और घबरा के कहती है कि एक साइकिल वाले अंकल आए थे, वो हम दोनों को लेके गए, उसके बाद वो दीदी को झाड़ी के पीछे ले जाके, उसके बाद जो सारा वाक्य था वो सारा वाक्य आशा बताती है और बता के रोने लगती है। अब पुलिस वाले आशा की बताए जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे दीक्षा की बॉडी बिना कपड़ों के खून से लथपथ मिलती है। अब चूंकि गर्मी का महीना था, बॉडी छत बिछत भी हो गई थी, तो बॉडी को पुलिस कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम करती है। तो पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट सामने आती है कि इस बच्ची के साथ गलत काम हुआ है और गलत काम करने के बाद इसका गला काट दिया गया। अब इस घटना के बाद लोगों में एक तरह से आक्रोश होता है, लोगों में डर भी होता है। कोई साइकिल वाला आए तो अपने बच्चों को लोग हिदायत भी देते हैं कि ऐसी सारी चीज़ें ना हो। कोई आए तो अपने बच्चों को समझाते हैं कि किसी साइकिल वाले के साथ तुमको नहीं जाना है। सारी चीज़ें समझा ही रहे थे कि इस घटना के बाद लगभग 4 ऐसे मामले, जब तक इस बच्ची को खोजा जा रहा था, सारी चीज़ें हो रही थी, तब तक 4 ऐसे और रिपोर्ट्स पुलिस के पास आ जाती है कि बच्चियां गायब हो रही हैं और किसी बच्ची का कुछ पता नहीं चल रहा है। अब पुलिस वालों को लगता है कि एक खास बस्ती में, खास गरीबों की बस्ती में, प्रवासी मजदूरों की बस्ती में अचानक से लड़कियां कैसे गायब हो रही हैं। तो पुलिस वाले इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हैं और हरकत में आते और खोजबीन चालू करते हैं। और सारी बच्चियों के गायब होने में जो एक चीज़ कॉमन थी, उन्हें लास्ट बार किसी एक साइकिल वाले के साथ, एक बूढ़े साइकिल वाले के पास देखा गया था। तो ये बात जब बाहर आती है, मीडिया में आती है, तो मीडिया वाले ये सारी खबर छापते हैं और इस खबर के छपने के बाद लोगों में, आसपास के इलाकों में एक डर, एक दहशत का माहौल होता है और लोग अपने बच्चों को कहते हैं कि अगर कोई साइकिल वाला दिखे तो उससे दूर भागो। इस चक्कर में जो बेचारे फेरी वाले आते थे, जो सामान बेचने वाले आते थे, उन्हें भी कई बार पकड़ पकड़ के मार दिया गया। लोग पीट देते, लोग उनसे पूछताछ करते, थाने में ले जाते। अब इसके बाद गायब होने का, बच्चियों के गायब होने का सिलसिला चलता रहता, दरबारा ऐसे ही जाता, किसी बच्ची को ऐसे पकड़ता और पकड़ के ये सारे लालच देता, टॉफ़ी देता, बिस्किट देता, ये सारी चीज़ें करता, उसके बाद लेके गायब हो जाता। फिर महीने बीतते जाते हैं। अप्रैल में कई मामले होते हैं, मई में कई मामले होते हैं, जून में, जुलाई में, अगस्त में एक बार ताजबीन और हासिया करके 2 लड़कियां बेचारी अपने घर से बाहर खेल रही थी, खेलते खेलते गायब हो गई, उनका कुछ पता आज तक नहीं चल पाया। इसके बाद 18 अक्टूबर को 2004 में ये अप्रैल से वाक़या शुरू हुआ था और 18 अक्टूबर को निशा नाम की 12 साल की लड़की अपने घर से अचानक से गायब हो जाती है। फिर एक लड़का 25 अक्टूबर को गायब हो जाता है। यानी पिछले 7 महीनों में 23 से ज़्यादा बच्चियां गायब हुई, जिनमें से केवल 4 या 5 की बॉडी पुलिस को मिली। वो भी जब उन बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ तो सारी बच्चियों के साथ रेप किया गया था, सारी बच्चियों के साथ दरिंदगी की गई थी, बहुत ब्रूटली रेप किया गया और रेप करने के बाद उनका मर्डर किया गया। अब पुलिस वाले इस मामले में, जांच में, ये सारी चीज़ें करने में बेहद तेज़ी से जुटते हैं और जुटने के बाद जो सारे संदिग्ध थे उन संदिग्धों की सूची बनाते हैं। तो एक चीज़ जो सारे विक्टिम्स के आसपास से मिलते हैं, जो सारे लोग बताते हैं कि गायब करने वाले, इन बच्चियों को ले जाने वाला साइकिल से आया था, वो अपने थैले से इस बच्ची को कुछ दे रहा था और उसके बाद वो बच्ची इसके साथ चली गई। तो इस वजह से उस समय पूरे इलाके में अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक साइकिल वाले बाबा की, साइकिल वाले बूढ़े की इतनी ज़्यादा दहशत थी कि लोग अपने घरों में अपनी बच्चियों को ताले में बंद करके जाने लगे, इतनी ज़्यादा दहशत। इधर मीडिया ने भी इस आदमी को, चूंकि इस आदमी का किसी को नाम नहीं पता था, इसलिए इसका सारा हुलिया, सारा वेशभूषा, ये सारी छापती है और इसको बेबी किलर के नाम से संबोधित करती है। अब ये सारा वाकया बीतता जाता है, इस आदमी के खिलाफ जांच पड़ताल, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं और लास्ट में अक्टूबर के ही अंत में एक आदमी पुलिस के पास फ़ोन करता है और कहता है कि साहब, जैसा पेपर में जो इस आदमी का हुलिया आपने बताया था, ऐसा ही एक आदमी अभी मेरे पास से गुजरा है और उसके भी थैले में मैंने झाँक के देखा तो टॉफ़ी, गन्ने के जूस और चॉकलेट, ये सारी चीज़ें थी। अब पुलिस वालों के हाथ में एक तरह से बटेर लग गई थी। पुलिस वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था। पुलिस वाले भाग के उस आदमी के बताए जगह पे जाते हैं और उस आदमी को जब पुलिस वाले आता दिखता है तो आदमी साइकिल छोड़ के भागने लगता है, लेकिन उस आदमी की उम्र ज़्यादा थी और पुलिस वाले वेल ट्रेंड, तो उस आदमी को दौड़ा के पकड़ते हैं और पकड़ के उस आदमी से उसका नाम जब पूछते हैं तो आदमी अपना नाम दरबारा सिंह बताता है। अब पुलिस वाले उस आदमी से उस आदमी की स्टोरी पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, कैसे किया।
तो ये सारी कहानी जो मैंने आपके सामने रखी, वो सारी कहानी वो पुलिस वालों को बताता है। अब यहाँ से आपको लग रहा होगा कि चलो पुलिस वालों ने बड़ा अच्छा काम किया, सारे सबूत जुटाए, सारे सुराग इकट्ठा किया और फाइनली जो मुजरिम था, जो मुलजिम था इन सारे मामलों में, उसे पकड़ लिया। लेकिन यहीं तो आप गलती कर रहे हैं। अब आगे की जो कहानी है वो बेहद हैरान करने वाली है। अब जब पुलिस वाले इससे पूछते हैं तो ये सारे मामलों को स्वीकारता है, एक्सेप्ट करता है और सारी लाशों के बारे में जो गायब हुई थी उसमें से 17 लड़कियों की लाशें बरामद होती हैं। पुलिस वाले उन लाशों को कब्जे में लेते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं, पोस्टमार्टम करके लाश को उनके घर वालों के हवाले कर देते हैं। उसके बाद मामला कोर्ट में जाता है और एक बार जब इससे पूछा गया कि क्या तुमने कभी पछतावा नहीं हो कितने सारे अपराध किए, सारे क्राइम किए, तो ये कहता है कि केवल एक मामले में मुझे पछतावा हुआ। तो पुलिस वाले कहते हैं कि वो कौन सा मामला है? तो ये कहता है कि एक बार मैंने एक बच्ची को उठाया, उसके साथ गलत काम किया और मर्डर करने के बाद मुझे पता चला कि वो बच्ची प्रवासी नहीं थी, वो लोकल पंजाबन थी। तो उसी एक वाक्य में मुझे पछतावा, बाकी किसी मामले में मुझे पछतावा नहीं। अब यहाँ से भी आप इसकी मानसिक हालत का अंदाजा लगा सकते हैं। अब इसके बाद जब इसे कोर्ट में ले जाया गया और ये खुद भी अपने गुनाह को स्वीकार करता है, तो इसे शुरुआत में 2008 में लोअर कोर्ट से सजाए मौत यानी फांसी की सजा दे दी गई। लेकिन उसके बाद ये इस मामले को जब हाई कोर्ट में चुनौती देता है, तो चुनौती देने के बाद इसकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। अब यहाँ से भी सबको लगता है कि चलो फांसी नहीं हुई, उम्र कैद तो हो गई। उसके बाद ये अब मामले को चैलेंज करता है और चैलेंज में जो चीज निकल के सामने आती है वो भी अपने आप में पुलिस की सबसे बड़ी नाकामी है आज तक की। जब इसके ऊपर सारे मामले एस्टेब्लिश किए जाते हैं तो एक चीज ये सीधा सीधा इसके वकील का क्वेश्चन था कि क्या आपने किसी भी मामले में डीएनए टेस्ट किया? अब पुलिस वालों की सबसे बड़ी गलती ये थी कि ये जो सारे इसके पास सुराग थे, सबूत थे पुलिस वालों के खिलाफ, वो सिर्फ चश्मदीद थे। और चश्मदीद से बड़ा जो ये पुलिस वालों की नाकामी थी कि उन्होंने किसी भी लाश के साथ डीएनए सैंपल्स कलेक्ट नहीं किए। यानी अगर किसी लड़की का रेप हुआ है तो रेप इसी आदमी ने किया, इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं था। इस वजह से पुलिस की इस कमी, पुलिस की इस लापरवाही की वजह से इसका जो मामला था, इसका जो पक्ष था दरबारा सिंह का, वो मजबूत हो जाता है। उसके बाद फिर ये मामला दोनों पक्षों की तरफ से लड़ा जा रहा था और साल 2018 में जब इसे कोई ठोस सजा नहीं मिली हुई थी, लेकिन लगभग 75 साल की उम्र में इसकी कैंसर से मौत हो जाती है। और इसी के साथ पूरे देश का सबसे बड़ा रेपिस्ट, सबसे बड़ा साइको रेपिस्ट, उसका खात्मा हो जाता है। लेकिन अगर इसका खात्मा ना होता तो पुलिस के पास इसके खिलाफ कोई ऐसे सबूत थे नहीं, पर्याप्त सबूत नहीं थे जिस मामले में इसको सजा दी जा सके। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी बेबी किलर, बेबी रेपिस्ट, जो कई बार आज भी खोजा जाता है और जालंधर जैसे इलाकों में इसके नाम की आज भी एक दहशत है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप सबके प्यार से, आप सबके आशीर्वाद से हमारी जो फैमिली है यूट्यूब की तेज़ी से फल फूल रही है। तो अगर आप भी चाहें तो उसमें शामिल हो जाइए और लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो एक तरह से मुझे आप सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, और हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है रोज़ कहानियाँ खोजने के लिए, बोलने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, एडिट करने के लिए, अपलोड करने के लिए, थंबनेल बनाने के लिए। इसके लिए आपके थोड़े से प्यार, थोड़े से सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ कर दीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।